हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 15 बात करता है हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कौन है जो ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? कोर्ट के थ्रू। कोर्ट में हम सूट फाइल करेंगे और सूट फाइल कौन करता है? प्लेंटिफ। इट मीन्स यहाँ पर जो सेक्शन 15 बात कर रहा है वो प्लेंटिफ की बात कर रहा है कि प्लेंटिफ कौन पर्सन हो सकता है। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर, एक्सेप्ट अगर अदरवाइज कहीं इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रोवाइड किया गया है तो उसको तो ध्यान में रखेंगे ही हम कि अगर इस चैप्टर के अंदर किसी पर्सन के ऊपर बार लगाया गया है या बोला गया है स्पेसिफिकली कि ये एक पर्सन जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे, तो वो प्रिवेल करेगा। बट इन जनरल जो सेक्शन 15 के अंदर गिवन है वो अप्लाई होगा। सेक्शन 15 के अंदर जो जो पर्सन्स को मेंशन किया गया है वो पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अब ए बात करता है, पॉइंट ए, कि एनी पार्टी देयर टू, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी, ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट बी, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी। अब ए एंड बी, पहले हम देख रहे हैं प्रिंसिपल। ए जो है वो एजेंट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया बी के साथ, बट किसके बिहाफ पे? सी के बिहाफ पे। वो कौन है? प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो भी बी को स्यू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ए के साथ एंटर किया था आप इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करिए। तो जो प्रिंसिपल है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब नेक्स्ट है वो पर्सन जिसका रिप्रेजेंट हो रहा है इंटरेस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो एलआर है पार्टी का। ए एंड बी, ए जो है ए का एलआर, वो स्यू कर सकता है बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। पार्टीज़ के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी सूट फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आगे कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है लर्निंग का, स्किल का, सॉल्वेंसी का या पर्सनल क्वालिटी का किसी भी पार्टी के, जैसे कि कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सिंग कर सकता है, पेंट कर सकता है, तो वो उस पर्सन की कोई क्वालिटी है तो उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और वो मटेरियल इंग्रेडिएंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो स्किल है उस पर्सन की वो मटेरियल इंग्रेडिएंट है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता एलआर। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता। बट दो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराया जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। वो क्या है कि जहाँ पर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल शैल नॉट एंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये जनरल रूल बता दिया कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता अनलेस, अब यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी कि सच पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर पार्टी ने ऑलरेडी पार्ट परफॉर्म कर चुका था अपने कॉन्ट्रैक्ट का। पेंटर जो था वो ऑलरेडी पेंटिंग बना चुका था बट डिलीवरी बाकी थी तो वो डिलीवरी दे देगा, तो यहाँ पर एलआर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। एंड अदर सेकंड कंडीशन क्या है? ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन है द performance thereof by his representative in interest or his principal has been accepted by the other party। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो एलआर के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है अदर पार्टी से, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराया जा सकता है एलआर के द्वारा। अब पॉइंट सी बात करता है कि वेयर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटलमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर पार्टीज़ जो हैं वो सेटल कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग, या मैरिज के रिगार्डिंग कोई सेटलमेंट है या फिर कोई जो डाउटफुल राइट है उसके रिगार्डिंग कोई सेटलमेंट उन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कोई एक फैमिली है और उसी सेम फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनमें कुछ राइट को लेके डाउट हैं या कुछ फाइट है उनके बीच में कि ये राइट जो है वो किस पार्टी का बनता है, किस मेंबर का बनता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो राइट को रिजॉल्व कर लेते हैं, वो अपनी फ़ाइट को रिजॉल्व कर लेते हैं कि ये वाला राइट इसका, ये वाला राइट इसका, ये वाला राइट इसका। सपोज़ दो भाई हैं तो दोनों एक घर बना हुआ है, वो दोनों घर को आपस में डिवाइड कर लेते हैं कि ऐसा करते हैं जो ग्राउंड फ्लोर है वो बड़े भाई का एंड जो फर्स्ट फ्लोर है
वो छोटे भाई का। तो इस तरीके से अगर वो आपस में डाउटफुल राइट को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो एक तरीके से सेटलमेंट है, और सेटलमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कर रहे हैं। तो वो पर्सन जिसका बेनिफिट उन्होंने बनाया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन्होंने अगर कोई क्लॉज बनाया है कि मदर जो है वो किसके साथ रहेगी, वो ग्राउंड फ्लोर में बड़े भाई के साथ रहेगी, इन्होंने ऐसा अग्रीमेंट कर लिया, तो जो मदर है वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहूँगी, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सेटलमेंट थी वो इस तरीके से की थी कि वो मदर जो थी वो बेनिफिशियरी बन रही थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो बेनिफिशियरी थी एंड वो एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। तो वो पर्सन जिसका कोई बेनिफिट हो रहा है या जो बेनिफिशियरी बन रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे कोई सेटलमेंट हो रहा है मैरिज के रिगार्डिंग या कोई डाउटफुल राइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो वो पर्सन जिसका बेनिफिट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट डी, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एंटर्ड किया गया है किस लिए, बाय टेनेंट फॉर लाइफ, एंड इसके अंदर जो रिमाइंडर मैन है वो एंटाइटल्ड होगा सूट फाइल करने के लिए फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब एग्जांपल जैसे ए एंड बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ एंड ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को दी फॉर लाइफ। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का था कि कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बोला गया कि बी की डेथ के बाद, आफ्टर जब बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सी को जाएगी। तो जो सी है वो कौन है, रिमाइंडर मैन। तो यहाँ पर अगर बी की डेथ होती है तो बी की डेथ के बाद जो सी है वो एंटाइटल्ड है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए, एंड जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन और ओनरशिप को वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट ई, यहाँ पर कह रहा है वो रिवर्जनर इन पोजेशन, जो रिवर्जनर इन पोजेशन है वो एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। बट ये जो रिवर्जनर इन पोजेशन है वो कौन होता है, वो पर्सन जिसने अग्रीमेंट करा है, अग्रीमेंट एंटर करा है with his predecessor in title and reversioner is entitled to the benefit of such covenant। रिवर्जनर सिंपल सी बात है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, सेम एग्जांपल देखते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और बोला आफ्टर बी की डेथ ये प्रॉपर्टी जाएगी सी को, इट मीन्स फॉर लाइफ ट्रांसफ़र करा था, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं करा था कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, बट आपकी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी सी को। बट बी की डेथ से पहले ही सी की डेथ हो गई, तो सी की डेथ हो गई तो ये तो पिक्चर ही ख़त्म हो गई कि फॉर लाइफ के बाद प्रॉपर्टी इधर जाएगी। तो यहाँ पे सी बी की जब डेथ होगी तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, वो रिवर्ट बैक आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, अग्रीमेंट हुआ वो इस सच ऑफ नेचर का था कि एंटर्ड इनटू विद हिज प्रीडिसेसर इन टाइटल, जो प्रीडिसेसर टाइटल का है, एंड जो रिवर्जनर है वो एंटाइटल्ड होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उस बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर रिवर्ट बैक आ रही है प्रॉपर्टी, जिसने ग्रांट किया था उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बी का, उसी पर्सन के पास वापस आ रही है। तो ए जो है वो रिवर्जनर इन पोजेशन है एंड वो एंटाइटल्ड है सूट फाइल करने के लिए बी के ऊपर या फिर बी के हेयर्स के ऊपर जो क्लेम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। तो ए कहेगा कि मैंने सिर्फ फॉर लाइफ ट्रांसफ़र करी थी, परमानेंटली ट्रांसफ़र नहीं करी थी। तो रिवर्जनर इन पोजेशन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है पॉइंट एफ, एफ बात कर रहा है रिवर्जनर इन रिमाइंडर। अब रिवर्जनर इन रिमाइंडर एंड रिवर्जनर इन पोजेशन का क्या डिफरेंस है। रिवर्जनर इन पोजेशन में जिसने ट्रांसफ़र करी है ए खुद ही सूट फाइल कर रहा है। रिवर्जनर इन रिमाइंडर में यहाँ पे सपोज अगर ए की डेथ हो जाए, ए जो है वो डेड हो गया, तो इसका कोई सन होगा, तो ए का सन सूट फाइल कर रहा है बी के ऊपर या फिर बी के बच्चों के ऊपर कि ये प्रॉपर्टी हमारी बनती है। ऑब्वियसली जब बी की डेथ हो जाएगी तभी ए का सन सूट फाइल करेगा या ए सूट फाइल करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए। तो ए का सन सूट फाइल कर रहा है बी के सन के ऊपर, तो ये हो जाएगा रिवर्जनर इन रिमाइंडर। तो जो ए का सन है वो होगा रिवर्जनर इन रिमाइंडर, वो होगा एंड वो एंटाइटल होगा सूट फाइल करने के लिए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि बी की डेथ के बाद सी को जाना चाह, सी की पहले डेथ हो गई, तो सी की पहले डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी बी के पास ही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बी की डेथ नहीं हुई, बी की डेथ से पहले ही सी की डेथ हो गई है। अब बी की डेथ जब भी होगी इन फ्यूचर तो कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी, रिवर्ट बैक चली जाएगी। जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ग्रांट करी थी
बी को फॉर लाइफ, उसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। एंड इफ़ इन केस जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ग्रांट करी थी बी को फॉर लाइफ, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसके हेयर्स होंगे, जो जिनके पास भी प्रॉपर्टी जाएगी बाय लॉ, वो पर्सन, जैसे अगर ए का सन है, सन नहीं है तो उसका कोई ब्रदर होगा, उसके फादर होगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ए के हेयर्स कौन कौन है। अगर ए का सन है तो ए का सन होगा रिवर्जनर इन रिमाइंडर एंड वो एंटाइटल होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। नेक्स्ट है एफ ए पॉइंट कि अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा किसी के साथ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने कॉन्ट्रैक्ट किया पी के साथ। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, सपोज जैन में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एंड मार्च में वो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी वो एमैलगमेट हो गई एक और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ और एक न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना ली। अब यहाँ पर जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पी के साथ करा था जनवरी में, मतलब बिफोर अमेलगमेशन उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो उसको एनफोर्स करा सकती है। कौन? न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बनी है वो एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए। ऐसे ही सेम कंपनी के ऊपर है, कंपनी पे भी यही सेम रूल अप्लाई होगा कि अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है किसी पर्सन के साथ, जैसे कंपनी ने एंटर किया एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट, कब? फेब में। अब सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमेलगमेटेड विद अनदर कंपनी। सब्सिक्वेंटली मतलब फेब के बाद, सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद वो किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, मर्जर हो जाता है उनका। तो जो न्यू कंपनी है जो अराइज हुई है आउट ऑफ द अमेलगमेशन, तो वो कंपनी एंटाइटल्ड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कंपनी ने अमेलगमेशन से पहले किया था एम के साथ, यानी कि इन फरवरी में जो किया था। नेक्स्ट है एच, जहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उससे पहले प्रमोटर्स जो भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है तो प्रमोटर्स ही एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जितने भी किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो वो जो कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, एक्सेप्टेंस के बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करा सकती है। बट यहाँ पर कंडीशन यही है इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी एक्सेप्ट करना चाहिए उन कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी के द्वारा उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए उस एक्सेप्टेंस का उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यानी कि प्रमोटर्स ने अगर कॉन्ट्रैक्ट एम के साथ किया था तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो एम को कम्युनिकेट करेगी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है कंपनी, अदरवाइज नहीं करा सकती।